बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम खावर नईम हाशमी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान खान। खावर नईम हाशमी साहब अपनी तबीयत की नासाजगी की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे और ये फ़राइज़ मुझे सरअंजाम देने पड़े हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हिजानी कैफियत है क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी वेव जो है वो पूरी दुनिया को हिट कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक जो है पूरी दुनिया के अंदर वो इसके हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह इस दूसरी वेव को रोका जाए। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन साथ ही साथ अगर दुनिया में देखा जाए तो अमेरिकन इलेक्शंस भी सर पर हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही है, अज़रबैजान और आर्मीनिया के अंदर जो है वो जंग चल रही है, कोरोना भी इस तमाम सूरत हाल में चल रहा है। इसराइल जो है वो लॉबिंग कर रहा है ग्रेटर इसराइल के लिए। इन तमाम तर हालात के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बहसें चल रही है कि क्या अपोजिशन गद्दार है या हुकूमत गद्दार है। जी हाँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को जो है मुल्जिम ठहराने की कोशिश कर रही हैं और बार बार इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। पीडीएमए की जानिब से जो है एक पॉलिसी बनाई गई है और अब उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया है कि वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानात के बाद जो पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी हुई थी, उसके बाद ये तमाम तर मामला चलना शुरू हुए और फिर एक एफआईआर काटी गई जिसके अंदर दो साबिक वज़ीर आज़म, इसके अलावा वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहने वाले लोग, और 3 साबिक रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके नाम भी इसमें डाले गए और उनको गद्दार करार दे दिया गया। और अचंभे की बात यह है कि एफआईआर जो है कट भी गई। आम लोग जो है वो एफआईआर कटवाने के लिए, एफआईआर के इंदराज के लिए जाते हैं तो उनकी एड़ियाँ रगड़ी जाती हैं, लेकिन एफआईआर नहीं कटती। पुलिस इस मामले में जो है बहुत ज़्यादा ले तो लाल से काम लेती है, लेकिन रातों रात जो है एक एफआईआर कट गई और उसके बाद जो है अपोजिशन की जानिब से जिस तरह के तुंदो तेज़ बयानात दिए जा रहे हैं, हुकूमत इस पे जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, एकदम डिफेंसिव हो गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया और हमेशा की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि ये सारा माजरा है क्या। माजरा क्या है आज इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज क्या क्या अहम बयानात जो हैं वो दिए गए। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जिसको हिट किया गया, जिसको टारगेट किया गया, उनकी जानिब से रद्द अमल जो है बहुत ज़्यादा शदीद आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक गवर्नर सिंध ने इस हवाले से जो है बात की, उनका क्या कहना था, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। अब एक नई कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था और बड़े नाराज हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क का तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका भी वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे, इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि सीपैक बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है, मेरी इनसे गुजारिश है पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू तो आपने मुलाहिज़ा की और गवर्नर सिंध जो है, साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी मैं तो आज आया हूँ इस थाने में, लेकिन मुझे हिरासत में लिया जाए, मेरे खिलाफ एफआईआर काटी गई है। और वही जो सवालात उठाए गए हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, उनकी जानिब से भी ये कहा गया। शिबली फराज जो हैं वज़ीर इत्तलात, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से देखा जा रहा है कि किसकी जानिब से किया गया और हुकूमत इसके पीछे नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, क्या प्लान कर रही है, जानते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھے والے معاملات چل رہے تھے، اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفینسو ہو رہی تھی، تو یہ فل ٹاس بال کیوں دی؟ کس نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ بابر رشید کہاں غائب ہو گیا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایک نوجوان ونگ کا رہنما بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے. اس ملک کی جو اخلاقیات ہے وہ خراب ہو گئی ہیں، اور اس کی بیسک وجہ جو ہے کرپشن، جو ان گنت ان لمیٹڈ کرپشن پچھلے دوروں میں ہوئی ہے. نون حکومت میں، زرداری حکومت میں، میں کیونکہ الیکشن بھی لڑا پی ٹی آئی سے اپنے حلقے سے، میں جب حلقے میں جاتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اربوں روپیہ کہاں خرچ ہوا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک قدرتی سیوریج کا سسٹم تھا، چھپڑ گاؤں کے پانی ادھر گزرتا ہے، اس پہ قبضے کرائے گئے لیگلی نون لیگ کے دور میں. اور یہ ہماری جو کرپشن، اس کی وجہ سے ہمارا جو کردار ہے نا، نیشنل کریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے. ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے. جہاں تک اس موجودہ حالات کا تعلق ہے، اپنے ایف آئی آر کی بات کی ہے، میں آپ کو یقین کرتا ہوں، میں خان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، پرسنل میٹنگ بھی بڑی لمبی ہوئی ہیں تو وہ اس طرح کی حرکت اس کم سے کم وہ نہیں چاہتا نا، اس کا کوئی اجازت دیتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے. آپ کے سامنے کیا لوٹ مار نہیں ہوئی؟ کیا ابھی بھی لندن میں دیکھیے برگیز صاحب، یہ باتیں تو پچھلے کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اب تو آپ لوگ اپنی حکومت میں ہیں، آپ نے خود ان کو جانے دیا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو اب یہ لیم ایکسکیوزز حکومت تو نہیں دے سکتی نا، کچھ عملی طور پر کریں. ایک بندہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، اگر میں نہ گیا تو بار پورا اس نے ایسا ڈرامہ کیا بدقسمتی سے. دیکھو، مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس کو لیڈر کہتے ہوئے کہ جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بول کر گیا، قوم کے ڈاکٹروں کے ساتھ پورے جو ٹیمیں بنی ہیں سب بٹرے کیا، اور 6 مہینے سے جاتا ادھر بیٹھا ہے اور اس طرح کا بیانیہ دیکھیں جو کر رہا ہے. نہیں، وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس ٹائم جو بات ہو رہی ہے، اس ٹائم جس چیز پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کس نے کٹوا دی. حکومت اب لا تعلق کی کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو شخص ہے، اس کی وجہ ہے نا، میں شفقت محمود صاحب کا حلقہ ہے، یہ لاہور سے 2 دفعہ میں ہوئے ہیں، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی تردید کیا کہ وہ اس بندے کو نام تک نہیں جانتے. اور یہ اس ملک میں اس طرح کچھ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکومتی پارٹی نے ایف آئی آر نہیں کرائی. ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک شوشہ ہو، اپنا کوئی بندہ کر کے انہوں نے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، وہ بندہ بھی زمین تو دیکھو، زمین تو وہ جو موٹر وے والا کیس ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا. تو وہ تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ سسٹم جو ہے، میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سسٹم ہمارے خراب ہو گئے ہوئے ہیں. زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں نے جو قرضے لے کر جو لوگوں کو کرپٹ کیا ہے، میں حلقے میں ہوں، یقین کریں ایک عام کونسل سے لے کے اسی سے لوگ اپنا کونسل حلقے میں آپ جاتے ہیں، کیا رد عمل لوگوں کی جانب سے آتا ہے؟ کیونکہ افسوس یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو 24 سے زائد ضروریات زندگی کی چیزیں، اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. اور اب ایک اور نوید جو سنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی. تو اس کی وجہ ہے نا کہ بدقسمتی سے ہم نے اتنے قرضے لیے، کہتے ہیں نا بیگر آر ناٹ دا چوزر. پچھلی حکومتوں نے اتنا قرضہ لیا کہ ہمیں اس وقت عمران خان کو جی ڈی پی کا 95% قرضہ پا دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے 2 سال تو اسے جب مہنگائی تو ہونی تھی، جب آپ دوسروں کے رحموں پہ کرم پہ ہوں گے، اپنی انڈسٹری نہیں لگائیں گے، اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، اور سبسڈی دیتے ہوئے آپ قرضے چڑھا دیں گے، تو یہ تو چیزیں ہونی تھی. عمران خان کی بدقسمتی کے کچھ سارے میں حصے میں یہ چیزیں ملی ہیں. وہ حقیقت نہیں چھپاتا، وہ قرضے نہیں چڑھاتا، وہ بھی سستی چیزیں کر سکتا ہے. نہیں لیکن جب آپ خود اپوزیشن میں تھے، آپ تو اس ٹائم کہتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں گے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، بہت اچھا کام ہوگا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ابھی بھی آپ پچھلوں کو جو ہے وہ مورد الزام کر رہے ہیں. میری بات سنیں، فیکٹ آپ کو قوم کو آپ بھی فیکٹ بتایا کریں. میں الحمدللہ نام میں کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے. یہ 70 سال گند جو ہے، اور اسپیشلی پچھلے 10-12 سال کی حکومتوں جو گند ڈلا ہوا ہے، انہوں نے مجھے بتایا آپ اس کو لیڈر کہتے ہیں جو یہاں سے ملک پیسہ لوٹ کر باہر جا کے محلات بنائیں، باہر منی لانڈرنگ کریں، آپ اس کو لیڈر کہیں گے اور وہ پھر کلیم کریں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم غریبوں کو خیر ہیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اور خاص طور پہ جو ان کے بیانات حالیہ آئے اس کے بعد جو ان کو غدار کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ غدار تو میں کسی کو نہیں کہوں گا، میں انہیں، لیکن جو ان کی حرکات ہیں مجھے بتائیں. مجھے بتائیں 2 اسمبلیوں میں کیا عمران خان نے کھل کر کشمیر کی بات نہیں کی
क्या उसने खुलकर मोदी का नहीं बताया दुनिया को कि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है ये आरएसएस का बानी है? क्या नवाज शरीफ को, मुझे इस चीज का आप जवाब दे दें, क्या नवाज शरीफ ने सबनी में एक दफा मोदी का, उसने कलभूषण उसका जो मुलाजम है उसका नाम नहीं लिया? इस ये क्या चीजें अच्छा, बता अब रही हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं साबिक वजीर आजम, हमने उनका गुफ्तगू भी सुनवाई लोगों को, उन्होंने बड़ा वांगे दोहल ये कहा है कि भाई ओपन चैलेंज रख लें, हुकूमत के जितने भी ये मुशीर और वजीर और जितने भी ये स्पोक्स पर्सन है ये सारे के सारे आ जाएं, कौन गद्दार है? वो कहते हैं कि मैं साबित करता हूं। मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब, मैं खान का बासी को देता हूँ। खाकान बासी की क्या सबसे बड़ी एयरलाइन नहीं है? पीआईए का भट्ठा पटा दिया और इसकी अपना जो वो नफा कमा रही है। तो पकड़े ना आपकी हुकूमत, अब आप लोग उनको बरी भी कर देते हैं, उन पे कोई इल्जाम आप तो लगाए जाते हैं लेकिन कोई प्रूव नहीं हो सकता ना। वो अदालतों का काम है प्रूव के, आज तक प्रूव है कभी चोर माना है? आप अभी एक आम बंदे को पकड़ने चोर, वो कभी नहीं मानेगा। नवाज शरीफ माना क्या? सामने नजर नहीं आ एवरटी नाले नजर नहीं आ रहे फ्लैट? क्या मनी कर्जे के लोगों के हलवाइयों के और दुकानदारों के निकले नजर नहीं आ रहा? फिर सजा मैंने तो नहीं सजा देनी, अदालतों ने सजा देनी। नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पूरे सिस्टम से नाउम्मीद हो चुके हैं कि हालात सही नहीं हो सकते। मैं उसकी वजह है ना, जब जजेस भर्ती होंगे सियासी तौर पे, ये जितने मैं ड्यू पालो जी, यकीन करें मैं इस सिस्टम में रहा हूँ, क्या कोई इनका इम्तिहान होता है जज बनने के लिए? हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई कंपटीशन होता है? नहीं देखिए, सिफारिश में जज बने वही फिर इनको नवाजते हैं, फिर उनकी तरह इतने बड़ा। खैर अभी हम अब जुडिशरी के ऊपर आने की बजाय जो है, अगर हम अपनी अपनी चीजों को ठीक कर लें, अब ये जो मामला है गद्दारी का, ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के ऊपर गद्दार कह रही है, आप ऑपोजिशन को कह रहे हैं पहले सियासतदान तो अपनी चीजों को ठीक कर लें, अवामी मसाइल पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे सियासतदानों को ठीक करना है। वो बदकिस्मती से कौन करेगा जब पैसे का लालच देकर, जब करप्शन रिपोर्ट पे अगर डेवलपमेंट फंड खाया जाएगा? आप इस हुकूमत को क्रेडिट दें, कम से कम करप्शन के खिलाफ खुलकर इमरान खान बात को करता है ना, कभी तो किसी ने बात ही नहीं की। बात तो करता है लेकिन को हाँ। एक मिनट, मुझे सिर्फ एक मिनट जी। कि देखिए पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से जाना ऊपर पानी बड़ा मुश्किल होता है। जब लीडर करप्ट होगा तो वो पीछे क्या नीचे क्या, वो नीचे तक ट्रेवल नहीं करेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने लूट कर भी का हम माना नहीं है, अदालतों में प्रूव करें। अदालतों में क्या हमारा सिस्टम आपके सामने है, मैं बात नहीं करना चाहता जुडिशरी के बारे में। जो भी सिस्टम है ये हुकूमत वक्त ने ठीक करना है ना ब्रिगेड साहब, ये हुकूमत वक्त ने ठीक करना है ना। हुकूमत सर आप 72-70 साल का गंद कहते हैं, इमरान खान 2 साल में क्लियर कर दे, ये उसके पास अलग नहीं। तो अब आप बताइए कितने मजीद साल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जो है सबर करें, चलो फिर उसका साथ दें। चोर को चोर कहना आप भी शुरू करें, मैं भी करूं। इस मुल्क का सोचे हम अपनी। मैं आपको एक आखिरी बात आपसे बात करना चाहता हूँ। बदकिस्मती से हमारे तक जो जितने हुक्मरान आए हैं पहले, उन्होंने अपनी जातों को आगे रखा, अपनी तिजोरी को आगे रखा, इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को करप्ट करते रहे। ये पहला बंदा है जिसकी जात पे जिसे नॉन डेवलपमेंट खर्चे इतने कम कर दिए हैं। मैं खुद जाए आप जाके प्राइम मिनिस्टर वो याशियां होती हैं सीएम, वो नहीं है। ठीक, जो बात ठीक है वो सही है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए, तमाम तर सूरत हाल के बाद इस वक्त पीडीएम ने तो अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और शिबली फराज जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनका हक है, वो एहतजाज करें और जो मर्जी वो करना चाहते हैं वो करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ प्लान किया गया है? क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि रैली शैली गुजरांवाला में आप लोग भी निकालने जा रहे हैं। नहीं जी, हम ऐसी कोई रैली नहीं निकालेंगे, हुकूमतें रैली नहीं निकालती। तो काउंटर में पीडीएम में कुछ नहीं हुकूमत करेगी? नहीं, कुछ उनके पास आपने लाहौर में उनका अशद देख लिया, इतना लाहौर बड़ा है और वहां सिर्फ 2000 बंदा इकट्ठा कर सके। ठीक, जब शहबाज शरीफ के लिए इत्तेजाज निकाला तो वो जो कौम उनको जान चुकी है, कौम उनकी करप्शन को जान चुकी है, फैमिली सियासत को जान चुकी है। क्या कौन सी ये जमहूरियत है कि नवाज शरीफ से उसका बेटा हो, उसका बेटा नहीं तो आगे उसकी बेटी, उसका शहबाज शरीफ का बेटा, क्या ये जमहूरियत है? ठीक नहीं, लेकिन ये आपने जो बताया इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पास्ट में होता रहा है, अगर देखा जाए तो एहतजाज अगर करवा रही होती थी ऑपोजिशन तो उसको रोकने की कोशिश की जाती थी, कंटेनर्स लगा दिए जाते,
کوئی ایسا حربہ تو نہیں استعمال کریں گے؟ نہیں، ہم ایسے دیکھو نا، عمران خان جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنی دنیا وہاں سے مدرسوں کے بچوں کو استعمال کر کے اتنا بڑا اجتماع وہاں کر دیا، لیکن حکومت نے نہیں رکا، کوئی کنٹینر نہیں لگائے آپ کے سامنے. ہم پورا من اعتراض ان کا حق ہے ضرور کریں، لیکن خدارہ ملک کا سوچے آگے اپنی ذات. وہ صرف اس کو ساری سیاست ہو رہی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو بچانے کے لیے، کوئی ملکی سیاست نہیں کر رہا ہے، کوئی ملک کو آگے لے جانے کی سیاست نہیں کر رہا. یہ بات قسمتی ہے ہماری. ٹھیک، بدقسمتی ہے، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، عوام کے مسائل کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ٹائر اسلم گھرمن، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ان کا یہ موقف ہے کہ ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، عوامی مسائل کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹون جو ہے وہ ابھی بھی ان کی وہ اپوزیشن جیسی ہی ہے جس طرح وہ اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے. حکومت میں آنے کے باوجود وہی باتیں کی جا رہی ہیں اور تمام تر جو بھی پریشانیاں اور جو بھی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے وہ پچھلی حکومت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت اس کو روکنے میں بری طریقے سے ناکام ہے. بات کریں گے ہم مزید بھی اس حوالے سے اور جانیں گے مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اور وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا عوامی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیا یہ سیاستدان سوچیں گے. لوگ جو اس مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے ہیں ان کا بھی کسی قسم کا ان کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور اس مہنگائی کو جو ہے اس ویو کو روکا جائے گا. اس پہ بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو اس وقت تلخیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے اور جاننے کی کوشش کی کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے. حکومت تو لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم کھلا پورا موقع دیں گے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی اپوزیشن کر کے دکھائے اور ان کا گمان یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے. مسائل حل کرنے کے لیے وقت درکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے مسائل کے پہاڑ تھے اور یہ حل کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن آپ کو بتائیں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے. اگر بات کی جائے مولانا فضل الرحمان کی جو کہ پی ڈی ایم اے کے اب صدر بھی منتخب کر لیے گئے ہیں، ان کی جانب سے بھی حالیہ صورتحال پر بیان دیا گیا. ان کا کیا کہنا تھا آئیے وہ سنتے ہیں. نہ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے. مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں. جی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے نہ یہ عوام کی نمائندہ منتخب حکومت ہے. وزیر اعظم کو بھی جو ہے عوام کی نمائندگی حاصل نہیں ہے اور یہی تمام تر جو ان کا اسٹانس ہے اسی کی بنیاد پر مشترکہ جو اس وقت اپوزیشن ہے اس نے پی ڈی ایم اے کا صدر منتخب کیا مولانا فضل الرحمان کو. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کیونکہ اسٹریٹ پاور بھی لانے میں کافی زیادہ ان کی جماعت کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے اور اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم جلسہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. ایک آپ کہہ لیجیے دھرنا انہوں نے دیا تھا اسلام آباد قریب جس کے بعد صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی. حکومت وقت جو ہے اس نے ڈیمانڈز کچھ مانی اور جس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا. میاں محمد عواز شریف جو ہے ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا علاج کے لیے. تو یہ تمام تر حالات اور صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل ہیٹ ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا جو ہے اس کی بھی سیکنڈ ویو آ گئی ہے اور کیا پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اس تمام تر حالات کو. جس طرح میں نے اپنے شروع میں کہا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی ویو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے دوسری ویو جو ہے نا وہ ہٹ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے. اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک سے لابنگ کر رہا ہے اپنے
ग्रेटर इसराइल के लिए। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम जो है क्या सोच रहे हैं, हमारी हुकूमत और हमारे सियासतदान जो है वो इस टाइम चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उनकी क्या इस वक्त तरजीहात हैं, ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त आपके सामने। हमें इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट खालिद रसूल साहब से, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं ये जो पॉलिटिकल हीट एक दफ़ा फिर से बढ़ रही है। खालिद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर हालात बड़ी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहे हैं, कशीदगियाँ बढ़ रही हैं, जंगें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही रिवायती जंग जो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी है। अवामी मसाइल अगर देखे जाएँ तो वो जूं के तू हैं, अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, पर अपोजिशन और हुकूमत वक्त जो है वो एक दूसरे को गद्दार ठहराने में जो है इस वक्त मगन है। आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर सिनेरियो को? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपने सही कहा कि इंटरनेशनली बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, और खासतौर पे आप देखिए कि इस साल जिस तरह कोविड-19 ने आके वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको एक दफा तो हिला के रख दिया, और अभी उसकी सेकंड सर्ज की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उसके जख्म सह रही है, और उसमें अभी पूरी तरह से देखा जाए तो नॉर्मलसी अभी दूर है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का भी यही कहना है कि इट मे टेक अबाउट 3 years or so फुल रिकवरी के लिए। तो एक तो इकोनॉमिकली आप देखें तो पूरी दुनिया में उसके असरात नुमाया है अपनी जगह। दूसरे, आपने बिल्कुल वजह कहा कि इस वक्त दुनिया में काफी सारे तनाज़ात जो हैं उन्होंने सर उठाया है पिछले कई महीनों में। मिडल ईस्ट के जो तनाज़ात थे वो तो अपनी जगह आपको पता चल ही रहे हैं, और वो बड़ी डेंजर शक्ल ले रहे हैं। और अब जो महाजराई है वो एक अजीब तरीके से कि जो इसराइल के साथ जो बहुत सारे मालिक उसको तस्लीम करके साथ शरीक हो गए हैं, तो वो जो एक वाज़ेह तौर पे हमें खलीज में एक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में जो महाजराई है और तसादम है उसकी एक नई शक्ल अभी हमें उभरती हुई नजर आ रही है। अभी रिसेंटली अगर आप देखते हो तो नगोर्नो काराबाख के ऊपर जो आर्मीनिया और अजरबैजान का आपस में जंग शुरू हो गई है, तो ये मामलात अपनी जगह काफी तकलीफ दे हैं। अच्छा, फिर ये है कि आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में के हवाले से अमन मुज़ाकरात जो है ना वो अभी तक उनकी बेल किसी मंडे नहीं चढ़ी है, और वो भी दरमियान में इस वक्त लटक रहे हैं। कश्मीर का अपनी जगह पे देख लीजिए मसला है, लद्दाख और चाइना का। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास काफी ज्यादा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी पेचीदा है। अब इसमें होना तो ये अभी हांगकांग के अंदर भी जो है वो खाना जंगी की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, हांगकांग में आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट की शक्ल है वो प्रोलॉन्ग कर गई है काफी ज्यादा। किर्गिस्तान में आप देखिए कि इलेक्शन जो है ना उनको नल अवॉइड कराए दे दिया, वो आप देखिए और फिर अमेरिकन इलेक्शंस जो है वो पूरी दुनिया के लिए। बेलारूस में भी यही हुआ। अच्छा, आगे अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दुनिया के नक्शे पे अगर देखें तो ज्यादातर जगह पे सुकून जो है ना वो गारती नजर आता है। अब ऐसे में उस पाकिस्तान जैसा मुल्क है उसके अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो वो बड़ी फ्रेजाइल किस्म की, और हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इंतहाई ज्यादा नहीफ बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं कि जी हमें जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर एक पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए, और उसी के ऊपर तवज्जो करके आगे बढ़ना चाहिए। हालात पहले भी ठीक नहीं है। एक मजबूत ऑपोजिशन जो है वो तो बहुत जरूरी होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि मजबूत ऑपोजिशन होगी तो ही हुकूमत जो है वो सीधे रास्ते पे रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑपोजिशन की अगर देखा जाए तो तरजीहात ये नहीं है कि अशिया जरूरिया जो है वो महंगी हो रही है। उनकी मैं उधर ही आ रहा था कि अब इस सारी सिचुएशन में देखें तो हमें लगता है कि हम एक बिल्कुल बबल रियलिटी में रह रहे हैं, हम एक आइवरी टावर में रह रहे हैं, हमारी हुकूमत भी और अपोजिशन भी। इस वक्त जो है वो अपोजिशन का सिर्फ मतमा नजर जो बज़ाहिर नजर आता है वो यही है कि उसके जो मुकदमात और जो बाकी चीजें हैं जहाँ जहाँ वो मतलब ऑनस्लॉट है उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो वो अपनी हर एक की इंतहाई नैरो मकासद के ऊपर है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पिछले 2 साल में आप देख लीजिए कि उस अंदाज में डिलीवर करने में नाकाम रही है, और यके बाद दीगरे आप देख लीजिए कि चीनी का बहरान हुआ, आटे का बहरान हुआ, दवाइयों की कीमतें हो गई हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब ये है कि वो जो सर्कुलर है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि दिसंबर 2020 में आप इसका नाम भी भूल जाएंगे, वो कम पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें देखा जाए तो हुकूमत जो है वो भी मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। अपोजिशन जो है उसका भी ये है कि उनको जो ये अवामी मसाइल हैं वो सिर्फ हुकूमत के लताड़ने की हद तक इनका नाम लेती है। अदरवाइज देखा जाए तो अपोजिशन जो है उसका अपना एजेंडा भी सिर्फ ये है कि हुकूमत को रगड़ना है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो अवामी मसाइल में इंटरेस्टेड है भी नहीं। इनका बुनियादी तौर पे कोशिश यही है कि अवामी मसाइल का ये लेवरेज लेते हैं, स्मोक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो भाई ये अपने अपने
जो इनके नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं हुकूमत के भी और अपोजिशन पे, उसी पे दोनों मसरूफ हैं। अवाम की किसको खबर है जी, किसको परवाह है? अच्छा, ये अभी शुरू में आपने बात की कोरोना के हवाले से और आपने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 3 साल लगेंगे। जो अब ये दूसरी वेव जो आ रही है, आपको नहीं लग रहा कि ना अपोजिशन को अंदाजा है, क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और हुकूमत जो है वो भी उनको मौका भी दे रही है, सीरियसनेस है गवर्नमेंट की इसकी तरफ? और आप किस तरह देख रही हैं सेकंड वेव किस हद तक अफेक्ट कर सकती है? अभी तो पहली वेव के ही असरात खत्म नहीं हुए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें सेंसिटिविटी है। पहली बात तो ये है कि जो कोविड का जो पहला फेज गया है उसमें पाकिस्तान हैज बीन वेरी लकी, बांग्लादेश और पाकिस्तान और चंद एक और ममालिक, कि जिसमें अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान हुआ कि ये कोविड-19 के असरात जो हैं वो काफी हद तक काबू में रहे और उस अंदाज में बेकाबू नहीं हुए जिस तरह यूरोप के बहुत सारे मालिक में या ब्राजील में या अमेरिका वगैरह में हुए। तो उसके बाद आप देख लीजिए पिछले 2 माह में हमारी मासेस का, पब्लिक का भी एटीट्यूड कुछ ये हो गया बड़ा केयर फ्री किस्म का कि एज इफ के कोरोना भाग गया, हमसे डर गए और कुछ भी कोरोना नहीं, बस ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। तो जब हमने पहली वेव का ये हल किया उसकी सीरियसनेस का, तो खुदा ना करे अगर कोई दूसरी वेव भी आ गई तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अवाम की तरफ से कोई सीरियसनेस है। एज फार द गवर्नमेंट इज कंसर्न, मेरा ख्याल है कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने पिछले तजर्बे से सीख भी लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर दूसरी वेव अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत बनती है, मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ने पहले तजर्बे से कुछ बेहतर सीखा है। हमारा जो NCOC का ये स्ट्रक्चर जो बन गया है वो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस इट। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, अब आपका तो मौक़िफ़ ये है कि दोनों जो है वो आप कह लीजिए कैमफ्लाज कर रहे हैं एक किस्म का इन इशूज़ में फंसा के अवाम को। तो ये क्या फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अवाम सड़कों पे अपोजिशन ले आएगी या कि ये कोई सिर्फ एक्टिविटीज़ ही की जाएंगी, इनके कोई नताइज भी निकलेंगे? हुकूमत को किस हद तक परेशान होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अपोजिशन है वो अपने अपने नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। इनमें यकसुई नहीं है, इनमें सारों में ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ना ही इनमें इस वक्त इतनी सख्त है कि लोगों को मोबिलाइज करके स्ट्रीट्स पे लाएं, और ना ये लाना चाहते हैं। नहीं, मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं कि जी बड़ा स्ट्रीट पावर और करके दिखा भी दिया उन्होंने एक दफा। देखे, वो जो करके दिखा दिया ना, मौलाना ने जो स्ट्रीट पावर करके दिखा दी, वो मौलाना का जो मदारिस का एक नेटवर्क है, जिन जिन लोगों के, मौलाना के अलावा भी जिन लोगों के इस तरह के ऑर्गेनाइज नेटवर्क हैं, वो एक दफा तो स्ट्रीट पावर आपको शो कर देंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। पब्लिक पावर वो होती है कि अवाम उमड़ के सड़कों पे निकल आए, अवाम और मासेस जो है ना वो निकल के आ जाए। ये तो एक तरह का रेजिमेंटेड एक ग्रोही सियासत है कि जिसमें आपके पास कैप्टिव ऑडियंस या कैप्टिव पीपल सपोर्ट होती है, उसको आप ले आते हैं। इसको मासेस की सपोर्ट या जनरल पब्लिक सपोर्ट नहीं कहेंगे। हाँ, इस वक्त जो अपोजिशन का एक मतमा नजर है वो ये है कि क्योंकि सारी सियासत जो है उसका 90% तो मीडिया में सियासत खेली जा रही है ना। शाम को आपको एयर टाइम चाहिए, कैमरा चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, वो फिर रात तक चलता रहता है सिलसिला। अब ये जो होता है कि आपने हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद को मीटिंग कर ली, कोई स्ट्रक्चर बना लिया, जलसों का ऐलान कर दिया है, तो ये एक लहू गर्म रखने का है, एक बहाना अपने आप को रेलेवेंट रखने का है। लेकिन अब आपस में सरपटोल का तो ये आलम है कि ये ओहदों की तकसीम के ऊपर ANP अलहदा होने को तैयार हुई है। पीपल पार्टी का जो है ना वो नून लीग के ऊपर एतबार नहीं है, नून लीग का जो है ना किसी और के ऊपर एतबार नहीं है। तो ये जो इत्तेहाद है बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये सारे हुकूमत दुश्मनी में इकट्ठे हुए हैं, तो सूट इनको यही करता है। लेकिन इनके ऐसा देखा जाए तो ना इनका इंटरेस्ट है, ना इनका पित्ता पानी है कि लोगों को सड़कों पर ला सके। लोग फ्रस्ट्रेटेड जरूर है, लेकिन लोग इनके करतूतों से भी तो वाकिफ है ना। आप मुझे बताइए कि पीपल पार्टी ने सिंध में या नून लीग ने अपनी हुकूमत में कौन से ऐसे कोई मतलब नहर की, शायद की नहरें बहा दी थी कि लोग बड़ा याद करके सड़कों पे निकल आएंगे इनके लिए? नहीं, इट इज जस्ट लोग तो इसलिए परेशान है कि पिछले भी वैसे थे जो आए हैं, वो खैर से और भी कोई मतलब से निकले। लेकिन वो जैसा आपने कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए 24 से ज्यादा अशिया जरूरियां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो गया, और एक नवीद अब ये भी आ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है उसके बिल्स में भी इजाफा किया जाएगा। अब ये जो चीजें आ चुकी हैं, ये ऑपोजिशन के लिए कुछ उनके फायदे में नहीं रहेगी कि अवाम को बिल्कुल फायदे में। लेकिन ये कि ऑपोजिशन को भी और हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा है कि लोग काफी हद तक ना डिसेंसिटाइज हो चुके हुए हैं। वो क्या करते हैं कि मुश्किलें पड़ी इतनी आसान कि आसान हो गई, क्या है मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, गालिब के बड़े मशहूर शेर का है। अब ये है कि ये अवाम भी बहुत हद तक आदी हो गई। आप देखिए ना कि चीनी शुरू हुई आपकी 65 रुपए से,
जी। 110 रुपए में चली गई, हमने बर्दाश्त कर लिया। हालांकि यही चीनी 3 रुपए किलो महंगी हुई थी तो अयूब खान की हुकूमत जो है ना वो हिल गई पूरी की पूरी। पास्ट में भी इसी तरह होता रहा। अच्छा, हम लोग काफी हद तक ना डिसेंसिटाइज हो गए। 2008 में आपको पता है जब मुशर्रफ का जाने का दौर था और ये पीपल पार्टी आ रही थी, हमारे यहाँ उस वक्त आपको याद होगा आटे की भी लाइनें लग रही थी। ये हुकूमत जब आई तब भी लग रही थी। अब ये देखिए कि आटे की कीमत बढ़ के तकरीबन कहां से कहां चली गई, शुगर की कहां से कहां चली गई। तो काफी हद तक लोग अब ना मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त की आती है और अच्छा। हुकूमत को भी यही इत्मीनान है कि ये इनका कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप बिजली बढ़ा दो, आप दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। ये लोग जो है ना ये बड़े मजबूत पित्ते के हैं और इनकी खाल बड़ी मजबूत है, तो लिहाजा हुकूमत को भी इस चीज का एहसास है, अपोजिशन को भी पता है अपने वक्त में उन्होंने भी यही कुछ किया हुआ है। अच्छा, अगर देखा जाए और अभी भी क्योंकि हमारी ब्रिगेडियर असलम घुमन से बात हुई तो हुकूमत अभी भी जो चीज़ सेल करती है वो ये है कि जी हम लोग करप्ट नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है। तो आप किस हद तक, और वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि जी सब्र करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप का एक बड़े विजनरी आदमी है, हुकूमत से कुछ उम्मीद है आपको, कुछ बेहतरी आ सकती है? जो महंगाई में इजाफा हो रहा है ये क्या इसमें वापसी भी होगी या बस आवाम इसी तरह चलती रहेगी? पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि अगर करप्शन किसी में ना हो, किसी लीडर में, ये एक बड़ा अच्छा वस्फ है। और पिछली हुकूमतों में हमने देखा कि करप्शन खोखला कर गई पाकिस्तान को पिछले 30-35 साल में खास तौर पे। नहीं, बट वो देखा जाए तो लीडर में करप्शन नहीं है, लेकिन वैसे तो करप्शन चल रही है, सब ब्यूरोक्रेसी हो या मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब मसला ये है कि एक या दो बंदे अगर करप्ट नहीं है तो लेकिन अगर उनकी लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स इतने कमजोर है कि अपने नीचे होने वाली करप्शन जो है उसको वो नहीं रोक पाते, सिस्टम में रिफॉर्म नहीं कर पाते, तो भाई उस करप्शन ना होने का जो एक वस्फ है उसका क्या किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, भाई मुल्कों में देखा हमने ये है कि करप्शन थोड़ी या बहुत इवन डेवलप कंट्रीज में जो होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप से 2-3 चीजें आपको चाहिए होती है। एक तो विजन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, दूसरी एक इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने एजेंडे के ऊपर लोगों से अमल करवा सकें, और तीसरी बात यह है कि आप हमेशा जो है वो इतनी एनर्जी कैरी करें और आप में जो अपना लोगों को एक उम्मीद न सिर्फ दिखाएं आप, बल्कि लोगों को डिलीवर करके दिखाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आज भी हुकूमत कमेटियों पर कमेटी बिठा रही, भाई 2 साल में भी अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो भी आपके सामने मसला आता है ठा करके कमेटी, तो भाई इस कमेटियों के जंगल से क्या निकलना है? आपकी लीडरशिप जो है अगर उसके पास विजन नहीं है, अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि हो जानी चाहिए थी, तो अब तो आगे चलें। अब रिफॉर्म्स का एजेंडा देखें, वो भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इस हुकूमत के पास हालांकि ह्यूमन रिसोर्स की इतनी कमी नहीं जितना अमूमन लोग कहते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि ओवरऑल इनके पास कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लोग भी बहुत हैं। अच्छा। लेकिन लीडरशिप की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्लेक्स मामलात की, और ओवर सिंप्लीफाई जिस तरह करते हैं अपने नैरेटिव को, ये इनके लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो आ रही है। और अब क्योंकि 2 साल के बाद इनके अपना इनकम्बेंस की बोझ भी आ गया है, हुकूमत की अपनी अहलियत या नाअहलियत का जो असासा है, मलबा है, वो भी जमा हो गया है। तो आने वाले 2-3 सालों में जिस तरह ये अपोजिशन इंटेगनाइज हो गई है, आगे हालात जिस तरह हमने इंटरनेशनल बात की, तो मुझे लग ये रहा है कि अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अब मामला की थोड़ी बहुत बिल्डअप भी हो गई है, तो अब डिलीवर करना इनके लिए और भी मुश्किल होएगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक, तो ये जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अगर अभी की सूरत हाल देखी जाए, और ये बड़ी एम्बैरसिंग है मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए, जो अभी FIR एक कट गई जिसके अंदर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, तो हुकूमत ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए शिबली फराज साहब भी, और तमाम हुकूमत के अहदेदार जो हैं वो यही बात कर रहे हैं। ये अब आप किस तरह देखते हैं इसको? एतजाज़ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत करने से पहले सोचती नहीं है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वाकई अब ये कहा जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि तो मुस्लिम लीग नून का बंदा था, जबकि ये कहा जा रहा है कि PTI 4 साल हो गए इसे ज्वाइन कर लिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त बहुत हद तक ये मामला जो है ना वो एक खिलवाड़ सा बना हुआ है। अच्छा, अब ये कोई तफसीलात जो आई है कि ये PTI का कोई बंदा था और इसने UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो आपका सवाल किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें क्रुक्स ये है भाई कि हमने इसी पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 15-20 साल में खास तौर पर और उससे पहले भी देखा है कि एक पुरअसरार तरीके से अगर कोई एक वेव चलती है तो कोई मुकदमा तो सिद्दी में दर्ज हो जाते हैं, कुछ गिलगित में हो जाते हैं, कुछ पन्नू आकल में हो जाते हैं, और सडनली हो जाते हैं। और कोई ऑब्सक्योर किस्म के लोग, अच्छा फिर ऑब्सक्योर किस्म के लोग जो है वो अदालतों में जो है दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं, और फटाफट उनकी दरखास्तों की सुनवाई भी हो जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो पुरअसरार मूवमेंट्स होते हैं,
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. دیر از نو اسموک وداؤٹ اے فائر. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو توقع کی جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ فائر جو بش فائر ہے بعض اوقات آپ کو پتا آؤٹ آف کنٹرول بھی تو ہو جاتی ہے نا. جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس سے یا تو اظہار تعلقی کر دیتے ہو یا پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس سے ہو سکتا ہے حکومت کے علم میں نہ ہو. اچھا میں پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جس بھی تھانے نے یا جس پولیس کے ریئر نے کیا ہے اسے اندازہ تو ہے اس کی سینسٹیوٹی کا. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں یہ حماقت ہوئی ہے یا کسی نے سازش کی ہے یا کروائی گئی ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اگر پولیس نے بھی جلد بازی کر کے اور سٹنگ آزاد کشمیر کے مطلب پرائم منسٹر کو نامزد کیا جا رہا اور آپ مقدمہ کاٹ رہے ہیں, یہاں عام آدمی کھجل ہو جاتا ہے, ان کی مطلب عزتیں لوٹ جاتی ہیں, چوری چکاری گھر کا سامان لوٹ جاتا ہے. تو مطلب سفارشوں کے بغیر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آخر یہ ایف آئی آر وہ اس انداز میں ہو جائے کہ جس میں اتنی ٹاورنگ شخصیات ہوں ان کو آپ نامزد کر دیں اور فٹافٹ پرچہ کاٹ دیں, اور پرچہ کاٹنے والے کو احساس تک نہیں ہوا کہ کشمیر پہ آزاد کشمیر کا سٹنگ پرائم منسٹر کا اس میں نام آ رہا ہے, اس میں ہمارے کشمیر کاز پہ کیا ہوگا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹ سیمس ٹو بی اے سرکس چل رہا ہے بھائی. بڑا امبیرسنگ ہے اور پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوئی. یہ سرکس ہے بالکل, اور مطلب اس قسم کا سرکس جو ہے وہ دنیا میں ہمیں تماشا بنا رہا ہے اور کیا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی اگر ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی اور اپوزیشن جو ہے وہ ملائن کرے گی گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ کیا کوئی ڈی اسٹیبلائز ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے اس تمام تر صورتحال؟ نہیں, میری اپنی ذاتی فیلنگ یہ ہے کہ کوئی حکومت کو خطرہ نہیں ہے فوری طور پہ. حکومت جو ہے وہ یہ بہت زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ دو وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت بھی مطلب نیچرلی عوامی مسائل سے حل ہٹانے کا توجہ ہٹانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپوزیشن کو ٹیک اپ کر لیں. اپوزیشن جو ہے وہ اب اپنے جو بھی بیک ڈور چینل سے ان کو استعمال کرنے کی مایوسی کے بعد, اور جس طرح ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ مقتدرہ شخصیتوں سے ہوئی ہیں, اس کو جس انداز میں بعد میں تماشا بنایا گیا, اس کے بعد میرا خیال انہوں نے بھی یہی سوچا ہے کہ ہم پبلک پروٹیسٹ اور پبلک تصادم کی پالیسی اڈاپٹ اگر کر لیں گے تو شاید ہمیں کچھ بہتر نیگوشیشن ٹیبل پہ بالآخر حاصل کر لیں گے. تو اس وقت تو بظاہر یہی ہے کہ تصادم کی پالیسی سوچ سمجھ کے اپنائی ہے اپوزیشن نے, سوچ سمجھ کے اپنائی ہے حکومت نے. آگے حکومت کو مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی نظر آ رہا ہے, تو اس میں فوری طور پہ حکومت کو خطرہ نہیں ہے لیکن ریاست کو خطرہ ضرور ہے, پاکستان کو اور عوام کو خطرہ ضرور ہے کہ یہ جو سرکس لگا ہوا ہے, یہ جو آپس میں مارا ماری ہے, اس میں ریاست اور حکومت اور عوام الٹیمیٹلی کمزور ہی ہوتے ہیں, اور کمزور حکومت کمزور ریاست میں سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے. ٹھیک, یعنی کہ وہی اپنے اپنے انٹرسٹ کے اندر بارگین کیا جائے گا, جس طرح کی ابھی کچھ بارگیننگ چل رہی ہے کراچی کے پاس جزیروں کی, تو اپنے 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 فوائد دیے جائیں گے. بہت شکریہ خالد رسول صاحب, سینئر اینالسٹ. ناظرین, آپ نے گفتگو کی ملاحظہ کی اور بہت ہی واشگاف الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوامی مسائل جو کہ تو ہیں اور ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, اور اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پیاز, ٹماٹر, چینی, یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کی خوراک کا حصہ ہیں اور جو انہوں نے روزانہ استعمال کرنی ہوتی. جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو عوام کی چیخیں ضرور نکلیں گی, لیکن سیاستدان ان چیخوں کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا عوامی مسائل کو بھی حل کروا پاتے ہیں یا نہیں, یہ وہ سوال ہے جو سب اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے کیا واقعی ان معاملات کو مد نظر رکھ کے اپوزیشن کرے گی یا نہیں, یا اپنے ہی جو ان کے مفادات ہیں ان کے لیے جو ہے آگے کام کرتی رہے گی, اور کیا واقعی جو ہے ایک بہت شدید قسم کا جوڑ پڑے گا. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جو ہے ہر انسان چاہ رہا ہے. اور جس طرح کہ خالد رسول صاحب نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے شاید حکومت کی اور اپوزیشن کی جانب سے کہ ان مسائل کی طرف سے نظر ہٹائی جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لگایا جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. ساتھ ہی ساتھ کرونا کی دوسری ویو آ رہی ہے اور دوسری ویو سے نمبرد آزما ہونے کے لیے حکومت تیار ہے. اور جس طرح کہ سینئر اینالسٹ نے بھی کہا کہ بلا شبہ پاکستان نے جس خوبصورتی سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے, اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان نے ان کو انسپائر کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کو بھی بڑی ہی اسمارٹ طریقے سے, جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی اسٹریٹجی اپنائی تھی, اس کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قابو کر لیا جائے گا. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں
پاکستان جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گا، یہ امید ہی کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ، امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلد یا بدیر جو ہے ان معاملات کی طرف بھی صرف نظر کرے گی، اور ان معاملات کو بھی حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی، اسٹریٹجی اپنائے گی۔ ہم نے آج اپنے پروگرام میں کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو لیا جائے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، تاکہ ان کا بھی موقف آ جائے، وہ کس طریقے سے پلان کر رہے ہیں اور کس حد تک شدت جو ہے ان کی جانب سے ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں کس طرح وہ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی مطالبات ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے استعفے کی جو بات کی جاتی ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑا دھرنا کیا تھا، لیکن وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کر سکے، تو یہ چیز تو پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے معاملات طے پاتے ہیں، کیا کیا فوائد جو ہے وہ حکومت لے پاتی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے پاور سیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں، جو کہ وہ کرتے آئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، یا واقعی عوام کے مسائل کے لیے جو ہے یہ اپوزیشن باہر نکلتی ہے اور پھر کوئی معاملات جو ہے وہ طے پاتے ہیں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلمان خان کو دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئے اہم ایشوز پر جو ہے آپ کے سامنے لوگوں کے تجزیے اور تبصرے جو ہے وہ رکھیں گے۔